आज का ये डीप डाइव विजयनगर साम्राज्य पर है। विजयनगर यानी विजय का शहर। लेकिन है ना ये दिलचस्प बात कि इस विजय के शहर के जो शानदार खंडर हैं हम्पी, वो दुनिया की नजरों से लगभग गायब ही थे। मतलब जब तक 1810 के आसपास कॉलिन मैकेंजी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने उन्हें खोजना शुरू नहीं किया। हमारे पास जो नोट्स और कुछ तस्वीरें हैं वो इसी खोए हुए साम्राज्य की कहानी बताती हैं। बिल्कुल, और हम्पी नाम भी वो स्थानीय देवी पंपा देवी से जुड़ा हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये जगह आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जैसा आपने कहा। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ खंडर नहीं है। एक समय ये दक्षिण भारत की शक्ति का एक बड़ा केंद्र था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस जमाने के लोग इसे क्या कहते हैं, कर्नाटक साम्राज्य भी कहते थे। अच्छा, कर्नाटक साम्राज्य, ये शायद इसकी क्षेत्रीय पहचान दिखाता है। हाँ बिल्कुल, इसके प्रभाव को। तो चलिए इसी कर्नाटक साम्राज्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये साम्राज्य मतलब इसका जो मुख्य समय था वो करीब 1336 से 1565 तक रहा। हालांकि एक वंश अराविदु वो तो 1650 तक चला, यानी करीब 300 साल का इतिहास। नोट्स में 4 खास राजवंशों का जिक्र है, संगम, फिर सुलुव, तुलुव और आखिर में अराविदु। क्या इन राजवंशों के बदलने में कोई खास बात थी? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ सत्ता बदलना था? नहीं, सिर्फ सत्ता बदलने नहीं था। जैसे संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने तो खैर इसकी नींव रखी। फिर सुलुव और खासकर तुलु वंश के दौर में साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ, ताकत बढ़ी। और अराविदु वंश ने बाद में राजधानी बदली और साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ता गया। तो हर बदलाव के पीछे ना अपने राजनीतिक और सैनिक कारण थे जो साम्राज्य की दिशा बदल रहे थे। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। उत्तर में दक्कन के सुल्तान थे, पूर्व में उड़ीसा के गजपति शासक। ये सिर्फ पड़ोसी थे या मतलब कुछ ज्यादा तनाव था? नहीं, ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये बहुत ताकतवर प्रतिद्वंदी थे। हाँ, दक्कन के सुल्तानों के साथ तो लगातार संघर्ष चलता ही रहता था। उसमें धर्म और राजनीति दोनों का घालमेल था। और उधर उड़ीसा के गजपति शासक भी पूर्वी तट पर अपना दबदबा रखते थे। तो विजयनगर को इन दोनों मोर्चों पर एक तरह से संतुलन साधना पड़ता था, और इसी ने उनकी पूरी रणनीति को घड़ा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही मतलब रोचक बात है, ये उपाधियों का इस्तेमाल। विजयनगर के शासक खुद को नरपति कहते थे, यानी मनुष्यों का स्वामी। हाँ। जबकि गजपति शासक अश्वपति कहलाते थे, घोड़ों का स्वामी। ये सिर्फ नाम थे या इनके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी सैन्य शक्ति और उनकी जो प्राथमिकताएं थीं उसका आईना थे एक तरह से। नरपति शायद विजयनगर की जो विशाल पैदल सेना थी और अपने लोगों पर जो उनका नियंत्रण था उसको दर्शाता था। वहीं अश्वपति, जैसा नाम से ही जाहिर है, गजपतियों की शक्तिशाली घुड़सवार सेना की ओर इशारा करता था। घोड़े उस समय युद्ध में बहुत निर्णायक होते थे। तो ये उपाधियां आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का तरीका भी थी। तो अश्वपति यानी घोड़ों का महत्व बहुत ज्यादा था। और हमारे नोट्स में कुदिराई चेट्टी का भी जिक्र है। ये कौन थे? घोड़ों के व्यापारी। हाँ बिल्कुल, कुदिराई चेट्टी घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों का समुदाय था। और यहीं पे बात और गहरी हो जाती है। देखिए, विजयनगर को अपनी सेना, खासकर घुड़सवार सेना को मजबूत रखने के लिए अच्छे घोड़ों की जरूरत थी। और ये घोड़े आते थे मध्य एशिया और अरब से। तो कुदिराई चेट्टी जैसे व्यापारी इस जरूरत को पूरा करते थे। और जब सामने गजपति जैसे अश्वपति हों तो जाहिर है घोड़ों के व्यापार और इन व्यापारियों का महत्व और बढ़ गया होगा। घोड़ों तक पहुंच का मतलब था सीधी सीधी सैन्य ताकत। तो इस डीप डाइव से तस्वीर उभरती है कि विजयनगर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये तो एक बहुत ही जटिल ताना बाना था। एक तरफ वो शानदार राजधानी हम्पी, दूसरी तरफ लगातार चलते युद्ध, शक्तिशाली पड़ोसी और अंदरूनी सत्ता परिवर्तन भी। बिल्कुल सही कहा। और नरपति, अश्वपति जैसी उपाधियां, कुदिराई चेट्टी जैसे व्यापारी समूह, ये सब हमें दिखाते हैं कि कैसे उस युग में सम्मान, सैन्य शक्ति और व्यापार, ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। ये सब मिलकर ही विजयनगर की पूरी कहानी बनाते हैं। खत्म करने से पहले एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, ये जो अश्वपति यानी गजपतियों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा थी और घोड़ों पर इतनी निर्भरता, इसने विजयनगर के न केवल सैन्य रणनीति को बल्कि कुदिराई चेट्टी जैसे व्यापारी समुदायों के साथ
उनके संबंधों को किस हद तक प्रभावित किया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि घोड़ों की आपूर्ति उनकी विदेश नीति का भी एक बहुत अहम हिस्सा बन गई हो? सोचने वाली बात है। नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज का विषय है विजयनगर साम्राज्य। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिसमें इनके राजवंश, शासक, प्रशासन और हाँ, इनकी शानदार वास्तुकला का जिक्र है। और हमारा मकसद है कि इन नोट्स से विजयनगर की कहानी की खास बातें, मतलब जो सबसे जरूरी शासक थे और उनकी विरासत जो आज भी दिखती है, उसे समझें। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। दक्षिण भारत में करीब करीब 300 साल 1336 से 1650 तक चलाए। 300 साल? अच्छा, तो मतलब ये कहानी 4 हिस्सों में है। 4 राजवंश, संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदु। जी। शुरुआत संगम वंश से हुई। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने नींव रखी। सुना है पहले काकतियों के सामंत थे। हाँ, काकतियों के। और फिर कंपीली राज्य में मंत्री भी बने। अच्छा। और फिर उन्होंने वो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर बसाया। उसे विद्यानगर भी कहते थे। और मजे की बात यह है कि मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता वो भी इसी टाइम पे आए थे। हाँ, बिल्कुल शुरुआती दौर में ही। इससे पता चलता है कि विजयनगर जल्दी ही कितना महत्वपूर्ण बन गया था। अच्छा, संगम वंश में और कौन थे खास? देवराय प्रथम और द्वितीय का नाम है नोट्स में। हाँ, देवराय प्रथम। उन्होंने सिंचाई पर काफी काम किया। टैंक बनवाए, नहरें खुदवाई, पानी का इंतजाम। ओके। और देवराय द्वितीय के टाइम पे फारस से राजदूत आए थे, अब्दुल रज्जाक। हाँ, अब्दुल रज्जाक। इनके लिखे से तो काफी जानकारी मिलती है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने शहर कितना भव्य था, किलेबंदी कैसी थी, सब लिखा है। अच्छा, फिर संगम के बाद आया सुलुव वंश। ये तो शायद छोटा ही था। हाँ, बहुत छोटा सा दौर था। फिर आया तुलुव वंश और यहीं से विजयनगर अपने शिखर पर पहुंचा। तुलुव वंश मतलब कृष्णदेव राय, सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है दिमाग में। बिल्कुल, कृष्णदेव राय 1509 से 1529। वो जो 20 साल थे, वो विजयनगर का स्वर्ण युग था। उन्हें क्या क्या उपाधियां मिली थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज। हाँ, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, मतलब कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। और यवन राज स्थापनाचार्य भी। शायद किसी मुस्लिम शासक को गद्दी दिलाने में मदद की होगी। अच्छा, और लड़ाई के मैदान में? उड़ीसा और बीजापुर को हराया था। हाँ, ओडिशा के गजपति शासकों को हराया और बीजापुर के आदिल शाह से रायचूर दोआब छीना। वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की जमीन थी, बहुत उपजाऊ, बहुत स्ट्रेटेजिक। और लिखने पढ़ने में भी माहिर थे, खुद भी लिखा उन्होंने। जी हाँ, तेलुगु में अमुक्त माल्यदा जो राजनीति पर है, और संस्कृत में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम। और उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 कवि। हाँ, तेलुगु साहित्य के 8 महारथी। तेनाली रामकृष्ण का नाम तो सब जानते हैं, वो उन्हीं में से एक थे। कमाल है। अच्छा, विदेश नीति कैसी थी? पुर्तगालियों से अच्छे रिश्ते थे। हाँ, पुर्तगाली यात्री द्वारते बारबोसा और डोमिंगो पेस उनके टाइम पे आए, और अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसे भटकल में किला बनाने की इजाजत भी दी। क्यों? कोई खास वजह? शायद घोड़ों के व्यापार के लिए। उस समय अरबी और पारसी घोड़े युद्ध के लिए बहुत जरूरी होते थे और पुर्तगाली इस व्यापार में माहिर थे। या शायद सैन्य तकनीक के लिए। समझ आता है। लेकिन कृष्णदेव राय के बाद क्या हुआ? उनके बाद अच्युत देव राय आए। उनके समय में भी एक पुर्तगाली यात्री आया था, फर्नाओ नुनीज, पर धीरे धीरे वंश कमजोर होने लगा। और फिर वो भयानक युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565। हाँ, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। एक तरफ विजयनगर, जिसका नेतृत्व असल में राम राय कर रहे थे, जो कृष्णदेव राय के दामाद थे। और दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतें, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर भी थी शायद। हाँ, अहमदनगर, बीदर भी शायद शामिल थी। इनका एक गठजोड़ था। और विजयनगर हार गया? बुरी तरह हारा। राजधानी विजयनगर को लूटा गया, तबाह कर दिया गया। ये बहुत बड़ा झटका था। तो तुलुव वंश खत्म? हाँ, मतलब एक तरह से। राजधानी फिर पेनुकोंडा ले जाई गई, फिर चंद्रगिरी, और यहीं से आखिरी वंश शुरू हुआ, अरविदु वंश। तिरुवल ने शुरू किया इसे, जो राम राय के भाई थे। और ये कब तक चला? ये करीब 1650 तक चला। श्रीरंग तृतीय इसके आखिरी शासक माने जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई राजवंशों और राजाओं की बात। अब जरा प्रशासन पर आते हैं। नोट्स में नायक और आयंगर सिस्टम का जिक्र है, ये क्या था? देखिए, राजा तो राय कहलाते थे, वो सबसे ऊपर थे, लेकिन नायक प्रणाली बहुत अहम थी। नायक कौन थे?
वो मिलिट्री चीफ या गवर्नर होते थे। अच्छा। उन्हें अमर नायक कहते थे। राजा उन्हें जमीनें देते थे, जिसे अमरम कहते थे। बदले में नायकों को टैक्स वसूलना होता था और राजा को सैनिक और हाथी घोड़े देने होते थे। तो ये एक तरह की फ्यूडल व्यवस्था हुई, सामंती। हाँ, कह सकते हैं। इसने साम्राज्य को सैनिक शक्ति तो दी, पर बाद में शायद यही नायक ज्यादा ताकतवर हो गए और केंद्र कमजोर हो गया। और आयंगर सिस्टम? वो गांव के लेवल पे था। हर गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए 12 अधिकारियों की एक टीम होती थी। वंशानुगत होते थे ये पद। ये लोग टैक्स जमा करना, कानून व्यवस्था देखना, गांव के झगड़े निपटाना, ये सब करते थे। मतलब लोकल लेवल पे काफी ऑटोनॉमी थी। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे शानदार चीज पर, वास्तुकला। हम्पी की तस्वीरें तो आज भी हैरान कर देती हैं। नोट्स में इसे प्रोविडा शैली कहा गया है और इसमें इंडो इस्लामिक असर भी था। हाँ, प्रोविडा शैली विजयनगर की अपनी खास शैली है। इसमें आपको ऊंचे ऊंचे सजे हुए गोपुरम दिखेंगे, जो मंदिर के गेटवे होते हैं। हाँ, वो पिरामिड जैसे। बिल्कुल। फिर विशाल कल्याण मंडप होते थे, जहां देवी देवताओं के विवाह का उत्सव होता था। खंभों पर बहुत बारीक नक्काशी होती थी। और इंडो इस्लामिक असर कहाँ दिखता है? वो आपको महलों और दूसरी सेक्युलर बिल्डिंग्स में ज्यादा दिखेगा, जैसे कमल महल के मेहराबे या हाथी अस्तबल के डोम यानी गुंबद। उसमें आपको इस्लामी आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखेगा। अब्दुल रज़ाक ने वो 7 लेयर वाली किलेबंदी बताई थी। हाँ, कमाल की बात है। वो लिखते हैं कि शहर 7 दीवारों से घिरा था और उन दीवारों के अंदर सिर्फ महल और मंदिर नहीं थे। क्या था फिर? खेत थे, बाग थे, पानी के स्रोत थे। मतलब शहर इस तरह बना था कि घेराबंदी के समय भी अंदर खाने पीने की कमी ना हो। ये तो बहुत सोचा समझा प्लान था। बिल्कुल। शहर में रॉयल सेंटर था, जहां महल वगैरह थे, और एक सीक्रेट सेंटर था तुंगभद्रा नदी के पास, जहां मंदिर थे। कौन कौन से मुख्य मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर तो बहुत पुराना है शायद। हाँ, विरूपाक्ष मंदिर पहले से था, लेकिन उसका बड़ा गोपुरम कृष्णदेवराय ने बनवाया। फिर विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी कृष्णदेवराय ने बनवाया, जिसकी म्यूजिकल पिलर्स बहुत फेमस है। हाँ, सुना है। हजार राम मंदिर है, जो शायद रॉयल फैमिली का प्राइवेट मंदिर था। कमल महल, हाथी अस्तबल, महानवमी डिब्बा, एक बहुत बड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां शायद राजा त्योहारों पर बैठते होंगे। और पानी के लिए कमालपुरम टैंक। हाँ, कमालपुरम टैंक कृष्णदेव राय ने बनवाया। और एक हिरिया नहर भी थी, जो संगम वंश के राजाओं ने बनवाई थी। तो कुल मिलाकर विजयनगर वाकई एक जबरदस्त साम्राज्य था। राजनीति, संस्कृति, कला, आर्किटेक्चर, हर चीज में इसने दक्षिण भारत पर गहरी छाप छोड़ी। हाँ, और खासकर कृष्णदेव राय का जो दौर था वो तो वाकई टिनबर था। लेकिन जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, नायक सिस्टम और जो वास्तुकला थी, उसकी विरासत बहुत लंबे समय तक रही। और जाते जाते एक सवाल, 1565 में तालीकोटा में इतनी बड़ी हार और तबाही हुई। हाँ, उसके बाद भी अरविदु वंश ने करीब 100 साल तक साम्राज्य को कैसे जिंदा रखा? पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से ही सही, पर वो टिके रहे। ये सोचने वाली बात है कि कोई साम्राज्य इतनी बड़ी चोट के बाद भी कैसे और कब तक चलता रह सकता है। वाकई ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी पर। तो चलिए आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। विषय है बहमनी साम्राज्य, दक्कन की एक बहुत अहम सल्तनत। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने से लेकर इसके शासक, प्रशासन और फिर कैसे ये टूटा, सब कुछ कवर करती है। सही। तो मिशन यही है कि इसके उदय, इसकी खासियतें और इसके विघटन को समझें। शुरू कहां से करें? इसकी नींव से? हाँ, वहीं से करते हैं। 1347 की बात है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें लोग हसन गंगू भी कहते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। अच्छा, हसन गंगू। हाँ, और पहली राजधानी उन्होंने गुलबर्गा को बनाया। वारंगल के काकतीयों को हराने के बाद ये सल्तनत कायम हुई। तो शुरुआत तो काफी मजबूत थी। और इस नींव पर फिर कई शासक आए होंगे। बिल्कुल, जैसे ताजुद्दीन फिरोज शाह का नाम आता है। उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया था। लेकिन शायद बाद में वो खुद भी हारे थे उनसे, और कुछ शादी वगैरह का भी जिक्र है। हाँ, दिलचस्प मोड़ है ये। बाद में वो देवराय प्रथम से हारे और उनकी बेटी से उन्हें शादी भी करनी पड़ी। इतिहास में ऐसे वाकये मिलते हैं। सही कहा। और फिर एक और अहम शासक थे, अहमद शाह वली। जी, अहमद शाह वली। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गए। अच्छा, ये शिफ्ट क्यों हुआ होगा, कुछ अंदाजा? शायद सामरिक या प्रशासनिक कारण रहे होंगे। बीदर शायद ज्यादा महफूज या सेंट्रल लोकेशन लगी होने। हो सकता है। लेकिन सारे शासक एक जैसे नहीं होते। हुमायूं शाह का भी जिक्र है, जिन्हें जालिम कहा जाता था। हाँ, हुमायूं शाह। उनकी क्रूरता के किस्से मशहूर थे।
इसीलिए उन्हें जालिम की उपाधि मिली। ये उपाधि काफी कुछ बता देती है उनके शासन के बारे में। जालिम, वाकई। खैर, बुरे दौर के साथ अच्छा काम भी होता है। प्रशासन की बात करें तो महमूद गवाह का नाम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, महमूद गवाह वो पेशवा थे और हुमायूं शाह ने ही उन्हें मलिक उत तुज्जार यानी व्यापारियों का प्रमुख का खिताब दिया था। अच्छा, व्यापारियों का प्रमुख। ये दिलचस्प है। हाँ। और वो सिर्फ नाम के पेशवा नहीं थे, बहुत काबिल थे। उन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, मतलब दक्षिण में कांची तक पहुंच गए और पश्चिम में गोवा, धबोल जैसे जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा किया। तो उनके समय में साम्राज्य काफी फैला। प्रशासन में भी उन्होंने कुछ किया? हाँ, उन्होंने प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश की। साम्राज्य को 4 बड़े हिस्सों में बांटा, जिन्हें तरफ कहते थे। तरफ मतलब प्रांत जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, प्रांत समझ लीजिए। गुलबर्गा, बिदर, बरार और दौलताबाद। हर तरफ का एक गवर्नर होता था, तरफदार। और ये खालिसा जमीन क्या थी? खालिसा जमीन वो थी जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होती थी। उसका जो भी राजस्व आता था वो सीधा शाही खर्चे के लिए जाता था। अच्छा, और सल्तनत में वो जो 2 गुटों की बात आती है, अफाकी और दक्कनी, वो क्या था? हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। अफाकी मतलब जो बाहर से आए थे, परदेसी, जैसे ईरान, इराक से आए सुन्नी मुसलमान। और दक्कनी? दक्कनी मतलब जो स्थानीय थे या पहले से बसे हुए थे। इनमें स्थानीय मुसलमान और शायद कुछ कन्वर्टेड लोग भी शामिल थे। तो इनके बीच झगड़ा रहता था सत्ता के लिए? बिल्कुल। ये सिर्फ नाम का बंटवारा नहीं था, सत्ता पर कंट्रोल के लिए इनमें जबरदस्त खींचतान चलती थी। अफाकी ज्यादातर नए आए थे लेकिन काबिल थे, तो उन्हें ऊंचे पद मिलते थे, जिससे दक्कनी नाराज रहते थे। ये अंदरूनी लड़ाई सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही थी। तो क्या यही वजह बनी इसके टूटने की, या अंदरूनी कलह? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। अंदरूनी झगड़े और साथ में बाहरी दबाव भी थे। सब मिलकर सल्तनत कमजोर होती गई और आखिर में बिखर गई। तो ये बिखराव कैसे हुआ, मतलब कब और कैसे ये अलग अलग राज्य बने? ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले करीब 1484 में बरार अलग हो गया। फतुल्ला इमाद शाह ने वहां इमाद शाही सल्तनत शुरू की। अच्छा, बरार पहला था। हाँ, फिर कुछ ही साल बाद 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही शुरू कर दी। बीजापुर, आदिल शाही, नींव रखी। तो ये 3 तो जल्दी जल्दी हो गए। हाँ, लगभग 1 दशक के अंदर ही 3 बड़े हिस्से अलग हो गए। और बाकी 2, गोलकुंडा और बीदर? उनमें थोड़ा वक्त लगा। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने 1518 में कुतुब शाही वंश शुरू किया। 1518। ठीक है। और आखिर में जहां बहमनी सुल्तानों की नाम मात्र की सत्ता बची थी, यानी बीदर में, वहां अमीर अली बरीद ने करीब 1526-27 में बरीद शाही हुकूमत कायम कर ली। तो इस तरह एक बड़ी सल्तनत 5 छोटी सल्तनतों में बट गई। 5 सल्तनतें, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। बिल्कुल। इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही। लेकिन क्या इन सल्तनतों ने बहमनी विरासत को एकदम भुला दिया या कुछ जारी रखा? नहीं, भुलाया नहीं। अपनी अलग पहचान तो बनाई, लेकिन बहमनी सल्तनत की छाप तो रही, कल्चर में, आर्किटेक्चर में। जैसे कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह को देखिए। उन्होंने फारसी की जगह दक्खनी उर्दू को दरबारी भाषा बनाया। ये एक बड़ा सांस्कृतिक कदम था। दक्खनी उर्दू? हाँ, ये अहम बात है। और फिर बीजापुर में ही मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया गोल गुंबद। वो तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। गोल गुंबद? हाँ, उसकी विस्परिंग गैलरी के बारे में सुना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है शायद। हाँ बिल्कुल। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। और वो विस्परिंग गैलरी तो कमाल ही है। इसके आर्किटेक्ट्स थे दाबुल के याकूत। कमाल है। और गोलकुंडा, वहाँ का किला भी तो मशहूर है। गोलकुंडा का किला वो असल में तो काकतियों ने बनवाया था, लेकिन कुतुब शाही सुल्तानों ने उसे और मजबूत किया और अपनी राजधानी बनाया। और हाँ, गोलकुंडा अपनी हीरे की खानों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। अच्छा, हीरे की खाने? जी, और गोलकुंडा के ही एक शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उन्हें कुतुब शाही वंश का सबसे महान शासक मानते हैं। उन्होंने क्या खास किया? उन्होंने हैदराबाद शहर बसाया। उसका नाम पहले भाग्यनगर था, अपनी प्रेमिका भागमती के नाम पर रखा था। अच्छा, भाग्यनगर से हैदराबाद। हाँ, और हैदराबाद की जो पहचान है चार मीनार, वो भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाई थी। चार मीनार, कमाल है। तो मतलब बहमनी सल्तनत टूटी जरूर, लेकिन उसकी विरासत इन 5 सल्तनतों ने आगे बढ़ाई, खासकर वास्तुकला और संस्कृति में। बिल्कुल सही।
संक्षेप में देखें तो हसन गंगू ने नींव रखी, महमूद गवाह ने उसे बुलंदी दी, प्रशासन को रूप दिया, लेकिन अंदरूनी झगड़ों ने उसे कमजोर किया और वो 5 हिस्सों में बंट गई। पर फिर भी गोल गुंबद और चार मीनार जैसी चीजें हमें उस दौर की याद दिलाती हैं। हाँ, तो बहमनी सल्तनत का असर दक्कन के इतिहास पर बहुत गहरा रहा, चाहे वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर वो आफाकी दक्कनी वाला संघर्ष या फिर इन बाद की सल्तनतों का कल्चरल योगदान। सही कहा, ये सब दक्कन की पहचान का हिस्सा बन गया। इस सब के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, बहमनी सल्तनत और उसके पड़ोस में जो विजयनगर साम्राज्य था, उनके बीच लगातार एक टक्कर चलती रहती थी, है ना? हाँ, सदियों तक बहुत युद्ध हुए उनके बीच। तो ये जो राइवलरी थी, और जैसे महमूद गवाह ने विजयनगर के इलाके भी जीते थे, इस सब का असर क्या रहा होगा? मतलब जब ये दोनों बड़ी ताकतें खत्म हो गईं, उसके बाद भी दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति पर इस दुश्मनी का क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसका असर जरूर पड़ा होगा और शायद आज भी उसके कुछ निशान बाकी हों।